Gutenberg and the printing press. Gutenberg was the son of a merchant and grew up on a large agricultural estate. गटेनबर्ग एक मर्चेंट का बेटा था। मर्चेंट वही जो ट्रेड करते हैं, नाव पे बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, उनको बेसिकली मर्चेंट कहा जा रहा है। एंड ग्रू अप इन लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट, और इनके पास बहुत बड़ा खेतीहर जमीन था। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस। उन्होंने अपने बचपन से ही वाइन और ऑलिव के प्रेसेस देखे थे जो यूज़ किए जाते थे लकड़ी के तौर पे। मैंने जैसा कहा ना कि लकड़ियों का प्रेस यूज किया जाता था। सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स, बिकेम ए मास्टर गोल्ड स्मिथ। उसी दौरान वह पॉलिशिंग स्टोन में बहुत ही अच्छे कलाकार हो गए थे। वो एक आर्ट, पॉलिशिंग स्टोन, जो स्टोन को पॉलिश करने का, जिससे कि परफेक्ट शेप आए या फिर जो भी उनकी ज़रूरत हो उस ज़रूरत को पूरा कर सके, उस काम में बहुत माहिर हो गए थे और एक बहुत ही अच्छे गोल्ड स्मिथ, बोलते सुनार बन गए थे। एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज टू क्रिएट ए लीड माउल्स यूज फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स। वो ट्रिंकेट्स बनाने के लिए भी बहुत ही अच्छे एक्सपर्टीज उनके पास आ गई थी। उन्होंने क्रिएट किया था एक लीड, मतलब शीशे का आपको ढांचा, है ना, माउल्ड तैयार किया था। Drawing on his knowledge, Gutenberg adapted existing technology to design his innovation. और इसी तकनीक का गटेनबर्ग ने इस्तेमाल करके अपने एक इनोवेशन में प्रयोग किया, जो कि वहाँ पे तकनीक चल रही उसी का। The olive press provided the model for the printing press, and molds were used for casting the metal type for the letters of the alphabet. ऑलिव प्रेस का, वो जो ऑलिव का जो प्रेस है उसे इस्तेमाल कर रहे थे एक मॉडल बनाने के, जो कि प्रिंटिंग प्रेस के लिए यूज होता है उसमें, जहाँ पे वो मोल्ड करते थे, उन्हें एक ढांचा देते थे, है ना, किस लिए? फॉर कास्टिंग एंड मेटल टाइप ऑफ द फॉर द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। अब जो अल्फ़ाबेट छप रहे हैं, जो किताबें छपनी है तो उसके अल्फ़ाबेट जो छपेंगे, तो उस अल्फ़ाबेट को टाइप करने के लिए, या फिर जो हम आर्ट टाइप बोलते हैं, उससे पहले गढ़ा जाता था, है ना। तो उसे एक तो वैसे खांचा बनाएंगे तभी तो, जैसे वो देखते हैं ना, खांचे में रंग भरा रहेगा, फिर उसे कहीं भी प्रेस करेंगे तो वो अंक छप जाएगा, है ना। तो वो उस चीज़ के लिए उपयोग करते थे। बाई 1448 गटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। और 1448 तक गटेनबर्ग ने इस सिस्टम पे बहुत ही अच्छे से महारत हासिल कर ली। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वॉज द बाइबल। पहली किताब जो उन्होंने इस तकनीक से जो छापी थी वो बाइबल थी। अबाउट 180 कॉपीज वे प्रिंटेड एंड इट टुक 3 years टू प्रोड्यूस देम। उन्होंने टोटल 180 किताबें छापी इसी तरह से, और इसे करने में उनको 3 साल लगा। बाय द स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम दिस वाज द फास्ट प्रोडक्शन। और उस समय का जो स्तर था, जो विधि थी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही तेज प्रोसेस था। द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट इंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड। जो नई तकनीक थी वो पूरी तरह से, जो ऑलरेडी जो हाथों से लिखने वाली जो बुक प्रोड्यूस करने का जो तरीका था, उसको तुरंत डिस्प्लेस नहीं करती है। जैसे हम देखते हैं, कोई भी आप देखोगे नई टेक्नोलॉजी आती है तो आते ही तुरंत एकदम से रिप्लेस नहीं करते। जैसे आप करंट एग्जांपल देख लो, अभी ईवी का इतना दौर चल रहा है ना, लोग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ ये सब ले रहे हैं, बट क्या इन्होंने तुरंत से मार्केट में पेट्रोल या डीजल गाड़ी को रिप्लेस कर दिया? नहीं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो अभी समय लगेगा। तो उसी तरह ऐसा नहीं है कि आते ही कोई चीज़ का इनोवेशन होता है तुरंत से वो डिस्प्लेस कर देता है, ऐसा नहीं होता है। उस टाइम भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। The new technology did not entirely displace the existing art of producing books by hand. ठीक? In fact, the printed books at first closely resemble the written manuscripts in appearance and layout. उल्टा क्या था कि जो प्रिंटेड बुक थे, शुरू में जो हाथों से लिखे जाते थे, वो एक मैन्युस्क्रिप्ट का अपीयरेंस देते थे, उनका लेआउट देते थे। ठीक है, तो जो मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड राइटिंग स्टाइल। तो मेटल लेटर जो होते थे ना, वो हाथों से बड़े ही क्या कहते, ऑर्नामेंटल बोले तो बहुत ही जवाहरात, या फिर बोल सकते हो अ, आपको जेवरों की तरह एकदम सजा सजा के लिखे जाते थे। बॉर्डर्स वे illuminated by hand with foliage and other pattern। हाथों से जो उसके बॉर्डर होते थे बहुत ही एकदम चमकीले तरीके से एकदम चमकाया जाता था, बहुत ही कारीगरी से उसे पूरा एकदम पैटर्न से, है ना, लपेटा जाता था। एंड illustrations were painted।
और कुछ भी जो व्याख्या करनी होती थी, जैसे कुछ भी कहानी जैसे लिखा हुआ है उसके बारे में कुछ बताना है, तो उसके बारे में पेंटिंग्स बना दिया जाता है। जैसे हमने देखते हैं फोटोज़ रहते हैं, तो उसके वहाँ पे हाथों से पेंटिंग कलाकारी की जाती थी। इस तरह से बुक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। आप देखते हो जब भी आपको बुक्स मिलते थे, बुक्स में फोटोज़ या पिक्चर्स रहते तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, वरना पूरा सीधा लिखा रहे तो देख के आपको बड़ा बोरिंग लगता है। तो वही चीज़ किया जाता था। In the books printed for the rich, a space for the decoration was kept blank on the printed page. जो अमीरों के लिए खास बुक बनती थी, उसमें जो जगह होती थी डेकोरेशन के लिए, वो खाली रखी जाती थी प्रिंटेड पेज पे। ईच परचेजर could choose the design and decide on the painting school that would do the illustration. जो भी खरीदार होते थे, वे अपनी फरमाइश से बताते थे उन्हें कैसा डिज़ाइन चाहिए, ठीक है? और वो चूज़ करते थे, जो भी ऑप्शन है पेंटिंग स्कूल में उस टाइम अवेलेबल, और फिर उसको अच्छे से इलस्ट्रेट किया जाता, अच्छे से उसे बनाया जाता था, है ना? ये चीज़ हो रहा था। इलस्ट्रेशन का यहाँ मतलब है उसकी पूरा विस्तृत तरह से वर्णन किया जाता था, उसका व्याख्या की जाती थी फ़ोटो की, ठीक है? In the 100 years between 1450 and 1550, printing presses were set up in most countries of Europe. अगले 100 सालों में ये प्रिंटिंग प्रेस था, ये सेट हो गया पूरे यूरोप में। ऑलमोस्ट कह सकते हैं मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप, मतलब कि ज़्यादातर यूरोप में एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा फैल चुका था लगभग 100 सालों के अंदर इस तरीके की प्रिंटिंग। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रेवल टू अदर कंट्रीज सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेसेस। जर्मनी से लोग ट्रेवल करके दूसरे देश जाते थे, उनको काम चाहिए होता था ताकि वो किसी को जो नया प्रेस का जो तकनीक है उसमें मदद कर सके उस काम में। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ग्रू, जैसे जैसे नया नया प्रिंटिंग प्रेस बढ़ रहा था, बुक प्रोडक्शन बूम, उसी तरह बुक की उत्पत्ति, बुक की जो आपको काफ़ी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा था, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी सॉ 20 मिलियन कॉपीज। जो सेकेंड हाफ 15th सेंचुरी का मतलब कि आप कह सकते हैं 1450 से लेके 1500, केवल 50 सालों में जो थी आपको 20 मिलियन कॉपीज बुक छपी, और फ्लडिंग द मार्केट, फ्लड मतलब कि और पूरे यूरोप में एकदम भर दिया उन किताबों ने जगह को। मतलब सोचो आप कितने ही प्रिंटिंग प्रेस बन गए होंगे, है ना? आप एक समझ सकते हो कि एक प्रिंटिंग प्रेस से 3 साल में जब 180 बुक गटनबर्ग ने छाप दिए, तो उस 20 मिलियन मतलब कि 2 करोड़ बुक्स छपने के लिए कितने ही प्रिंटिंग प्रेस खुले होंगे। तो ये भी एक अलग तरह का एक बिजनेस, एक अलग तरह का रोजगार उस टाइम पे डेवलप हो चुका था। द नंबर वेंट अप इन द 16th सेंचुरी टू अबाउट 200 मिलियन कॉपीज। अब सोचिए 16वीं शताब्दी में 1501 से लेकर 1600 के बीच में 200 मिलियन कॉपीज बिक रही है। कहने का मतलब हो गया ये आपको आंकड़ा हो गया 20 करोड़ कॉपियाँ छप गईं। द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रिवॉल्यूशन। और यही जो शिफ्ट हुआ धीरे धीरे ही बदलाव 100 सालों में हुआ, जो कि हाथों से लिखने की जो शैली थी वो अब क्या बदल गई, मशीन से प्रिंट करने की जो शैली जो गटरबर्ग ने इंट्रोड्यूस की थी वो पकड़ी। उसी से ही ये एक क्रांतिकारी बदलाव आया प्रिंटिंग में। ये आप देख सकते हैं, ये फोटो है, अब आप खुद समझिए किस तरह से वहाँ पे कलाकारी की जा रही है, किस तरह से संरचना की जा रही है फोटोज़ की, है ना? ये गटरबर्ग की छपी हुई जैसे पेजेज ऑफ गटरबर्ग फर्स्ट बाइबल बुक प्रिंटेड इन यूरोप। गटरबर्ग प्रिंटेड अबाउट 180 कॉपी ऑफ विच नो मोर देन 50 हैव सर्वाइव। केवल 50 कॉपी अभी बची हुई हैं। लुक एट द पेज ऑफ गटरबर्ग बाइबल केयरफुली। दे वर नॉट जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, द टेक्स्ट वॉज प्रिंटेड इन द न्यू गटरबर्ग प्रेस विथ मेटल टाइप, but the borders were carefully designed, painted, and illuminated by hand by artists. No two copies were the same. कोई भी दो कॉपी सेम मिलती ही नहीं थी आपको, हर अलग अलग तरह की कॉपी रहेगी। Every page of each copy was different. Even when the two copies look similar, a careful comparison will reveal differences. Elites everywhere preferred this lack of uniformity. जो एलाइट वर्ग होते थे वो इस तरह की पसंद, देखो एक होते ग्रुप में लोग ऐसे होते हैं ना, उनको अलग दिखना है, अलग है, तो उनके लिए ऐसा पसंद है कि भाई उनको ये यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए, उनको अलग चाहिए। तो उनके पास मैंने देखते हो ना कैसे लोगों के, अरे एक तरह का ड्रेस आ गया तो सबको वैसा तो नहीं। तो यहाँ पे हो गया था लोगों की पसंद थी, जो एलाइट वर्ग होते थे ऊंचे ऊंचे तबके के लोग, उनको अपना ही अपना एक मार्क पेश करना होता था सोसाइटी में। इस कारण से वो लोग क्या करते हैं कि नहीं दिखाते हैं कि भाई हम अलग तरह के लोग हैं।
Elites everywhere preferred this lack of uniformity. What they possessed then could be claimed as unique, for no one else owned a copy that was exactly the same. In the text, you will notice the use of color within the letters in various places. This had two functions. It added color to the page and highlighted all the holy words to emphasize their significance. But the color on every page of the text was added by hand. Gutenberg printed the text in black living spaces where the color could be filled in later. ये देख सकते हैं डिज़ाइन, है ना, किस तरह से कारीगरी की हुई है, नक्काशी की हुई पर डिज़ाइनिंग. द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट. What was the print revolution? It was not just a development, new way of producing books. प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या है, क्या था उस टाइम? यह केवल एक डेवलपमेंट ही नहीं थी, यह एक नया तरीका था किताबें बनाने का, किताबें प्रिंट करने का. इट ट्रांसफॉर द लाइफ्स ऑफ पीपल, चेंजिंग द रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. इसने पूरे इंसानों के जीवन को बदल दिया, उनके रिश्तों को, कि किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और किस इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी से. इट इन्फ्लुएंस पीपल, इट इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलर परसेप्शंस एंड ओपनड अप न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. इसने बहुत ही प्रचलित जो भी लोगों की मान्यताएं थी उसको काफ़ी हद तक क्या इन्फ्लुएंस किया, और लोगों ने उसके ऊपर गहन विचार भी किया. ए न्यू रीडिंग पब्लिक. With the printing press, a new reading public emerged. Printing reduced the cost of books. The time and labor required to produce each book came down. अब प्रिंटिंग प्रेस के आने से एक नया पब्लिक, एक नई पब्लिक का, क्या कहूँ आपको, एक नई पब्लिक का उद्भव होता है, इमर्जेंस होता है, एक नई पब्लिक निकलती है. कौन सी पब्लिक? रीडिंग पब्लिक, जो किताबें पढ़ती है, जानती है, समझती है. प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स. प्रिंटिंग ने किताबों की, आपको बोल तो यहाँ पे जो कीमत थी वो घटाया, क्योंकि पहले जो हाथों से छपते थे वो काफ़ी महंगे हुआ करते, अब मशीन से छपने लगे, काफ़ी मात्रा में छप रहे, तो आपको अब उसकी कॉस्टिंग घट गई. द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन. समय और जो मेहनत लग रहा था एक किताब को छापने में, वो भी अब काफ़ी कम हो गया. एंड मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस्ड विथ ग्रेटर ईज. और कई सारी प्रतियां भी, कॉपी की बोले तो कॉपी, बुक्स की, एक बुक की कई सारी प्रतियां एक बार में बहुत ही आसानी से छप रही थी. बुक्स फ्लडेड द मार्केट, रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप. किताबों ने मार्केट को भर के रख दिया. किससे? इन्हीं चीज़ों से. रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप. इसके जरिए क्या हुआ, जो मार्केट है पूरा आपको जो पढ़ने योग्य पठनीय लोग हैं उनसे भर के रख दिया. उन लोगों को यहाँ पे काफ़ी हद तक क्या, यहाँ पे पढ़ने के लिए लोगों को सहूलियतें मिलने लगी. एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग. जो लोगों को अब एक्सेस मिला था, मतलब कि लोगों को जो फ़ायदा हो रहा था कि एक नया किताब का कल्चर, एक वहाँ उनके पास आ रहा, नया कल्चर आ रहा है, मतलब कि लोगों को जो किताबें मिल रही हैं, तो उसके ज़रिए क्या हो रहा है, एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है पढ़ने का. लोगों के अंदर इच्छा जागी कि हाँ हम पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लें. अर्लियर रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू एलाइट्स. पहले केवल अमीर तबका या फिर स्पेशल क्लास ही रीडिंग हैबिट रखता था, जो कि पढ़ते थे, उन्हीं का एक शौक हुआ करता था. कॉमन पीपल लिव्ड इन ए वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर. जो सामान्य लोग थे वो बस केवल सुनते थे. ओरली कोई कहानी या कुछ भी, कुछ ऐसी जो बुक्स में लिखी हुई वो सुनते थे, क्योंकि उनके पास इतना साधन नहीं हुआ करता था कि वो पढ़े लिखे. उन चीज़ों की किताबें काफ़ी महंगी हुआ करती थी पहले, लेकिन अब चूँकि सस्ता हो गया तो हर कोई खुद से पढ़ना चाहता था. दे हर्ड सैक्रेड टेक्स्ट रीड आउट, बैलाड्स रेसाइटेड एंड फोक टेल्स नरेटेड. उन्होंने जो पवित्र ग्रंथ देखा वो पढ़े जाने लगे. जो लोग, जो आपको गीत बाजे थे वे अब गाए जाने लगे, और लोक कहानियाँ सुनाई जाने लगे किताबें पढ़ के. नॉलेज वाज ट्रांसफॉर्म्ड ओरली.
अब ज्ञान लोगों को सुना सुना के ट्रांसफ़र किया जा रहा है। पीपल कलेक्टिवली हर्ड ए स्टोरी और सॉ ए परफॉर्मेंस। अब लोग जो हैं वो एक साथ बैठ के एक कहानी सुन रहे हैं और परफॉर्मेंस देख रहे हैं। आई विल सी इन चैप्टर 8 दे डिड नॉट रीड अ बुक इंडिविजुअली एंड साइलेंटली। आपको जैसे पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी इंसान पहले अकेले किताब नहीं पढ़ा करता, चुपचाप नहीं पढ़ता। पहले लोग किताब पढ़ते इसलिए थे ना, बोल बोल के पढ़ते हैं, ताकि बाकी लोग जो पढ़ रहा है, पढ़ने वाला उसे पढ़ना आता है तो वो अपना पढ़ रहा है, बाकी लोग उसे सुन के समझ रहे हैं कि वो क्या उस किताब में लिखा हुआ है। Before the age of print, books were not only expensive, but they could not be produced in sufficient number. Now books could reach out to wider sections of people. अब एक जो समय था प्रिंटिंग का, पहले का समय, किताबें काफ़ी महंगी हुआ करती थी क्योंकि उनको प्रोड्यूस करने में काफ़ी खर्चे आ रहे थे और उतने संख्या में भी नहीं प्रोड्यूस हो रहे थे। लेकिन अब किताबें सामान्य लोग और काफ़ी विस्तृत लोगों तक पहुंच रहा है क्योंकि वो सस्ते हो गए हैं और बहुत सारी प्रतियां, कॉपियां अवेलेबल हो रही हैं मार्केट में। इफ़ अर्लियर देयर वाज ए हियरिंग पब्लिक, नाउ ए रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग। अगर पहले क्या था, एक सुनने वाली पब्लिक होती थी, हियरिंग पब्लिक थी, लेकिन अब क्या हो गई, एक रीडिंग पब्लिक ने जन्म ले लिया था क्योंकि वो अब सस्ते किताब अफोर्ड कर पा रहे थे, ले पा रहे थे, उसे पढ़ के समझ भी पा रहे थे। तो उन्हें अब किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता था कि जिसके पास किताब है वो पढ़ के उनको सुनाए। तो लोगों के, हर इंसान की साइकोलॉजी होती है कि वो खुद में ही परिपूर्ण होना चाहता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहता। तो ये चीज़ें होती हैं हर समय। बट द ट्रांजिशन वॉज नॉट सो सिंपल। बुक्स कुड बी डिड ओनली बाय द लिटरेट एंड रेट ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्री वेयर वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी। लेकिन सही बात है, ये जो बदलाव आ रहा था कोई आसान नहीं था क्योंकि किताबें तो पढ़ी जा सकती है केवल शिक्षित लोगों के द्वारा, और शिक्षा तो यूरोप में काफ़ी कम हुआ करती थी उस समय ना। और उस समय की बात करें तो 20वीं शताब्दी में ये काफ़ी कम थी पूरे यूरोप में। हाउ देन कुड पब्लिशर्स परsuade द कॉमन पीपल टू वेलकम प्रिंटेड बुक्स। तो फिर अब जो पब्लिशर जो बुक छाप रहा है, किस तरह से लोगों को अंदर वो जिज्ञासा, उनको किस तरह से मनाएंगे ताकि वो किताबें देखें, पढ़ें, किस तरह से उसका स्वागत करें। इसके लिए वो क्या क्या करेंगे, ये हम आगे देखते हैं। टू डू दिस दे हैड टू कीप इन माइंड द वाइडर रीच ऑफ प्रिंटेड वर्क्स। इसके लिए उनको ये ध्यान रखना पड़ता था कि ये किताब किन लोगों तक पहुंचेगी। इवन दोज हु डिड नॉट रेड कुड सर्टेनली इंजॉय लिसनिंग टू बुक्स बीइंग रीड आउट। यद्यपि जो लोग इसे पढ़ नहीं पाए, कम से कम इसे जो पढ़ता है उसे सुनकर एंजॉय करे, तो भी कम से कम इस बुक की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। सो प्रिंटर्स बिगैन पब्लिशिंग पॉपुलर ballads and folk tales, and such books could be profusely illustrated with pictures। इसलिए काफ़ी प्रिंटर्स ने बैलाड्स को छापना शुरू किया, है ना। इसी तरह से उन्होंने काफ़ी विस्तृत तरीके से पिक्चर्स भी उस पर छापना शुरू किए, जो कि गाए जाते थे लोगों के द्वारा, रिसाइट किए जाते थे भीड़ में, जब लोग इकट्ठे होते थे, लोगों का गैदरिंग होता था विलेज में, और इन टैवर्स इन टाउन, है ना, जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बैलाड्स, बैलाड्स क्या है? ए हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ फोक टेल इन वर्ड्स यूजुअली सung or recited। बैलाड होता है एक ऐतिहासिक घटना जो कि किस्से कहानियों की तरह गानों की तर्ज पे सुनाए जाते हैं। टैवर्न्स है प्लेसेस वेयर पीपल गैदर टू ड्रिंक अल्कोहल, टू द सर्व फूड एंड टू मीट फ्रेंड्स एंड एक्सचेंज न्यूज़। टैवर्स टैवर्न्स वो जगह हो गई जहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे, शराब पीते थे, खाना खाते थे और मिल के दोस्तों के संग बैठते थे, एक मजलिस जमती थी ताकि उनके विचार आदान प्रदान हो वहाँ पे। ऐसी जगह को टैवर्न्स कहा जा रहा है। तो वहाँ पे भी ये बैलाड्स गाए जा रहे हैं, फोकटेल्स सुनाए जा रहे हैं। ओरल कल्चर दस entered print, and printed material was orally transmitted. The line that separated the oral and reading culture became blurred, and the hearing public and reading public became intermingled। जो ओरल कल्चर था, ये जो कहानियाँ, किस्से कहानियाँ सुनाने का, वो धीरे धीरे प्रिंट और प्रिंटेड मटेरियल में ओरली ट्रांसफ़र होने लगा। जो लाइन थे जो अलग किए गए थे, सेपरेटेड ओरल एंड रीडिंग कल्चर से, जो बिल्कुल एकदम अलग किया हुआ है
है ना। एंड द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल। इस प्रकार जो हियरिंग पब्लिक है, जो एक सुनने वाली, किसी कहानी सुनने वाली पब्लिक है, या फिर जो एक रीडिंग पब्लिक है, जो ये सब चीज़ें सुना रहे हैं पढ़ के, वो अब एक होने लगे। तो इस तरह से जो सुनने वाले और पढ़ने वाले, अब धीरे धीरे इनकी बीच की जो भिन्नता है खत्म होने लगी। तो कहा जाए इस प्रकार एक नई पब्लिक का जन्म हुआ, रीडिंग पब्लिक का। चलते हैं अगले टॉपिक में, रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब जब किताबें छपने लगी, लोग पढ़ने लगे, तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे हम देख रहे हैं टैवर्न्स में लोग बैठ रहे हैं, वहाँ पे खाते पीते इकट्ठा होकर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो जब ऐसा चीज़ होता है तो किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो धर्म हो, चाहे कोई भी नीति हो, या कुछ भी टॉपिक हो, उसके बारे में अलग अलग विचार नहीं, वही अब आगे होना शुरू होगा, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी समाज में। किस तरह का वो सामना किया जाए, किस तरह उस पर बातें होंगी, उस चैप्टर में बात होगी। रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। इस चैप्टर में क्या होता है कि इस टॉपिक में क्या है कि आपको बताया जाए किस तरह से लोग जब किताबें पढ़ने लगते हैं, बाइबल्स पढ़ने लगते हैं, तो उनको अब रिलीजन के बारे में पता चलता है, उनको बाइबल के बारे में पता चलता है भाई क्या लिखा हुआ है, और वो सब अपने विचार रखने लगते हैं, और इसमें काफ़ी मतभेद होता है, और फिर काफ़ी लोग अपने विचारों के कारण विरोध करना शुरू करते हैं चर्च का, जिसकी अथॉरिटी उस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। Print created the possibility of wide circulation of idea, introduced a new world of debate and discussion. प्रिंट टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ कि एक नया, ये बहुत ही विस्तृत तरीके से पूरी दुनिया में इसके जरिए कुछ जो विचार होते हैं लोगों तक पहुंचने लगे, और एक नया विवाद, नई वाद विवाद की बातें फैलने लगी, लोग आपस में डिस्कशन करने लगे। इवन दोज हु डिसएग्रीड, जो लोग इससे डिसएग्री हुआ करते थे किसी टॉपिक से, उन्होंने जो कि ऑलरेडी कोई मान्यता है वो इस्टेब्लिश हो चुकी, उसके अगेंस्ट में अब लोग सोचने और बोलने लगे। कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट, उसके बारे में लिखा भी जाने लगा। जो ये जिनको लग रहा है कि भाई ये टॉपिक गलत है, इस मुद्दा गलत है, उसके बारे में वो लोग लिख के लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपने आइडिया को। थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड परsuade पीपल टू थिंक डिफरेंटली। इस प्रिंटेड मैसेज के जरिए वो क्या करते थे, वो लोगों को नए तरीके से सोचने के लिए एक तरह से उनको अंदर माइंड में वो बातें डालते थे, जिससे कि लोग उस बात को ही नए तरीके से सोचे, अलग तरीके से, एंड मूव देम टू एक्शन। और उस प्रकार वो लोग उस चीज़ को धरातल पे एकदम वास्तविक रूप से लाते थे, भाई क्या बात है, उस चीज़ पे डिस्कशन हो। दिस हैड सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। अब इसके कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पूरे जीवन के रूप में, चारों जो रूप है वहाँ पे बदलाव आना शुरू होते हैं। नॉट एवरी वन वेलकम द प्रिंटेड बुक्स। इस कारण हर कोई प्रिंटेड बुक को वेलकम नहीं कर रहे थे, स्वागत नहीं कर रहे थे उसका। दोज हु डिड ऑल्सो हैड फियर्स अबाउट इट। और जिन्होंने इसका किया उनके अंदर भी अब डर होने लगा। Many were apprehensive of the effect that the easier access to the printed word and wider circulation of books could have on people's mind. काफ़ी लोगों का मानना था, उनका डर था कि ये जो प्रिंटेड वर्ड लिखे रहते हैं, जो वाइडर सर्कुलेशन का किताब में काफ़ी लोगों तक जो पहुंचती है, इसका लोगों के दिमाग पर असर होगा, और लोग जो भ्रांतियाँ, जो ऑलरेडी टॉपिक फैला हुआ है, जो ऑलरेडी एक अथॉरिटी फैली, उसे चैलेंज कर सकते हैं। इट वॉज फियर दैट इफ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर what was printed and read, the rebellious and irreligious thoughts might spread. लोगों का, उनका डर था कि यदि ये कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये जो प्रिंट हो रहा है, बातें जो छप रही हैं, उसे लोग पढ़ेंगे, और फिर जो विरोध करते हैं, जो अधार्मिक लोग हैं, है ना, जो विरोधी लोग हैं, वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और फैलना शुरू होगा। ये भावना रिबेलियस की और इरिलीजियस की, जो अधार्मिक होने की, है ना, और विरोध करने की भावना भी फैलने लगेगी। If that happened, the authority of valuable literature would be destroyed. अगर ऐसा ही होगा तब तो महत्वपूर्ण जो लिटरेचर ऑलरेडी हैं, उनकी तो अथॉरिटी को चैलेंज होने लगेगा, वो तो खत्म हो जाएगी। Expressed by religious authority and monarch as well as many writers and artists, this anxiety was the basis of widespread criticism of new printed literature that had began to circulate. अब इस जो धार्मिक अथॉरिटी और राजाओं के जो अपने जो उनका अथॉरिटी था, उसे भी लोगों को डर लगने लगा कि हो सकता है धीरे धीरे जो राइटर और आर्टिस्ट है, उनको भी ये लगने लगा कि ये चीज़ आगे चल के एक नई प्रॉब्लम को जन्म देगी, जहाँ पे लोग ओपनली लिटरेचर को क्रिटिसाइज करने लगेंगे, और ये काफ़ी हद तक फैल जाएगा, जिससे लोग धार्मिक जो उनके अंदर आएगी भावना, जो धार्मिक
धर्म के प्रति जो भावना है वो घटने लगेगी, वो लोग अधार्मिक हो जाएंगे, लोग चैलेंज करने लगेंगे। वही चीज़ होता है आगे भी। देखिए क्या है, लेट अस कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस वन स्फेयर ऑफ लाइफ इन अर्ली मॉडर्न यूरोप, नेमली रिलीजन। आप जब देख सकते हैं बस केवल एक धर्म के एस्पेक्ट को अगर देखा जाए तो किस तरह से उसने असर किया। इन 1517 रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रोट 95। 15-17 शताब्दी में जो एक धार्मिक जो रिफॉर्मर थे, धर्म में बदलाव करने वाले मार्टिन लूथर, उन्होंने 95 एक किताब लिखी, दीज क्रिटिसाइजिंग मेनी ऑफ द प्रैक्टिस एंड रिचुअल रोमन कैथोलिक चर्च। उन्होंने इस किताब में रोमन कैथोलिक चर्च के काफ़ी जो कार्य थे, उसको जो उन्होंने प्रैक्टिस करते थे लोगों को, है ना, उसको क्रिटिसाइज किया और उनको तर्क से काटा। ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वाज पोस्टेड ऑन ए चर्च डोर इन विटेनबर्ग, और उनकी इस किताब की एक प्रिंटेड कॉपी को विटेनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर चिपका दिया गया था। इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडिया। चर्च को चैलेंज किया गया कि आप इनकी इस बातों को, जो आइडिया इन्होंने बोला है, जो बातें बताई हैं इस किताब में, इसका जवाब दीजिए। क्योंकि हम जानते हैं हम सब कि धर्म में काफ़ी ऐसी बातें कही जाती है जो तर्क संगत नहीं लगती। जब तर्क दिया जाता है तो उस पर कसौटी पे कस नहीं पाते लोग, तो वहाँ पे लोग इस चीज़ को विरोध करने लगे। लूथर्स राइटिंग वे इमीडिएटली प्रोड्यूस इन वास्ट नंबर, रेड वाइडली। लूथर की इस जो लेखनी है इसे काफ़ी नंबरों में छापा गया और काफ़ी लोगों तक पहुँचा ये, लोगों ने खूब पढ़ा इसे। दिस लेड टू ए डिवीजन विद इन द चर्च एंड टू द बिगनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। इसके कारण क्या होता है, चर्च का बंटवारा होने लगा, लोगों के अंदर भावनाएं आ गई कि भाई लोग विरोध करने लगे कि बदलाव लाओ, क्योंकि ये जो इतनी दिनों से मान्यता चलती आ रही है इसमें तो काफ़ी लूप होल्स है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, ये सुपरस्टिशियस है, लोगों को ये गलत लगने लगा। लोगों ने इसको चैलेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक लोगों ने पढ़ा नहीं था उनको मालूम नहीं था, लेकिन अब लोगों ने पढ़ा, लोग बाइबल्स भी पढ़ पा रहे, लोग कंपेयर कर, लोग अपने तर्क पे सोच, तर्क की कसौटी पे कस रहे हैं। जब उनको एक किसी ने आइडिया दिया कि आप ऐसे सोचो, उन्होंने उस तरह सोचा तो उनको लग रहा है कि चर्च की काफ़ी बातें गलत हैं। इस कारण से उन्होंने चर्च को भी अपोज करना शुरू किया। लूथर्स ट्रांसलेटर ऑफ द न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5000 कॉपी विद इन अ फ्यू वीक्स। लूथर ने एक नया ट्रांसलेशन लिखा था न्यू टेस्टामेंट, उसकी 5000 प्रतियां एक ही हफ्ते में पूरे की बिक गई। सेकेंड एडिशन जब आया विद इन 3 मंथ, तीसरे महीने में। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, लूथर सेड, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन। लूथर किंग इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रिंटिंग भगवान का बहुत ही खूबसूरत तोहफा है और सबसे महान चीज़ है, क्योंकि इससे लोगों के विचारों को समझाया जा रहा है, लोगों के विचारों को सही दिशा दी जा सकती है। सेवरल स्कॉलर्स इन फैक्ट थिंक दैट प्रिंट ब्रॉट अबाउट ए न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर। बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है इसके कारण लोग काफ़ी बुद्धिजीवी होने लगे, लोगों ने के अंदर सोचने की क्षमता बढ़ने लगी, लोग किताबें पढ़ने लगे, उससे उनको नए नए आइडिया, नए तरीके से उस चीज़ों को सोचने लगे और माहौल में काफ़ी एक बदलाव आया, बुद्धिजीवियों का माहौल बना। दैट हेल्प द स्प्रेड द न्यूज़ दैट लेड टू द रिफॉर्मेशन, और इसी ने फैलाया बदलाव के चलन को। तो यहाँ तक आज का है, अभी आप लोग यहाँ तक पढ़िए। आगे भी टॉपिक बिल्कुल इसी तरह से रिलेटेड है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रिंट एंड डिसेंट। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको चैप्टर कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं किन्हीं कारणों से बाहर हूँ अभी, फिर भी ये मैं एपिसोड निकाल रहा हूँ ताकि आप लोग जो भी इसे देख रहे हैं ये चैप्टर पढ़ने में, समझने में आसानी रहे। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी। आप इसमें फ़ायदा यह है इस तरह से पढ़ने में कि आपको अलग से बुक लेके नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप इसे स्क्रीन पे ही देख सकते हो और पढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हो, समझते हुए भी, है ना। तो कनेक्ट कर पाएंगे, फिर बाद में आप बुक पढ़ के उससे आप क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे मैं और भी वीडियो इसी तरह लाता हूँ, आप सबका फ़ायदा हो।